फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि सैटरडे और संडे क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, तो ऐसे में मंडे में कोई बड़ी न्यूज़ वगैरह नहीं होती है जिसको हम लोग डिस्कस करें। तो आज हम लोग अपने पुराने फॉर्मेट पे चलते हुए एथिक्स जो है इसको डिस्कस करेंगे, यानी कि जीएस पेपर 4 के बारे में कुछ बातें करेंगे। देखते हैं, देखिए, तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है लोक सेवक शब्द से आप क्या समझते हैं? लोक सेवक की प्रत्याशित भूमिका पर विचार कीजिए। देखिए, यहाँ पर आपके सामने जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी आपको 150 वर्ड्स में इनका आंसर देना है। यानी कि यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन के लिए ऐसा जरूरत नहीं है कि आपने 4 से 5 बुक्स पढ़ी हो तब आप आंसर दे पाएंगे। अगर आपके पास एक कॉमन सेंस है, आपने अपने आप को इस तरह से बनाया है कि आप चीजों को समझते हुए उत्तर लिख सकते हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, समझते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया लोक सेवक शब्द से आप क्या समझते हैं? तो जाहिर सी बात है, लोक सेवक का मतलब हो गया कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राज्य के अंतर्गत काम करता है। तो जो राज्य का एम्प्लॉय है या राज्य के अंतर्गत काम करता है वो लोक सेवक हो गया। अब देखिए, जब राज्य शब्द आता है तो इसमें केवल केंद्र और राज्य सरकार नहीं आती है। अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के देखें तो राज्य की एक बड़ी सी परिभाषा दी गई है और इसमें सभी कोई आ जाता है, जैसे कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, ओएनजीसी, एलआईसी, इसके एम्प्लॉय और भी बहुत सारे लोग, ये सभी के सभी लोक सेवक माने जाते हैं। तो यानी कि हमारा जो राज्य है उसके अंतर्गत काम करने वाला कोई भी व्यक्ति कौन हो गया? लोक सेवक। अब देखिए, फिर पूछा है कि लोक सेवक की प्रत्याशित भूमिका क्या होती है। अब देखिए, मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंतर्गत काम करते हैं। एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है और आप इस कंपनी में इंजीनियर हैं। तो आपकी भूमिका क्या होगी कि आप कंपनी के लिए अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर बनाएं, यानी कि कंपनी को लाभ हो। यही आपकी भूमिका होगी। तो देखिए, जो लोक सेवक है वो किस कंपनी के अंतर्गत काम कर रहा है? वो काम कर रहा है राज्य के अंतर्गत, यानी कि एक तरह से जो सरकार वगैरह है, ये जो पूरा हमारा तंत्र है इसके अंतर्गत। और जो आप मान लीजिए सरकार चुनते हैं, तो आपका उद्देश्य क्या होता है कि सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी जिससे कि जन कल्याण सुनिश्चित होगा, देश का कह लीजिए कि विकास होगा और जन कल्याण हो सकेगा। तो ऐसे में आप देखिए, ये हमने अगर मान लिया कि कंपनी हमारा राज्य है, तो राज्य के अंतर्गत जो काम करने वाला लोक सेवक है उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि राज्य को उसके उद्देश्य पूरे करके दे। इसीलिए राज्य इनको तनख्वाह दे रहा है, इसीलिए इनको वेतन मिल रहा है, जिससे ये राज्य के उद्देश्य को पूरा करे। और राज्य का उद्देश्य क्या है? जन कल्याण। तो ऐसे में लोक सेवक को क्या काम करना होगा? क्या इसकी प्रत्याशित भूमिका होगी? जन कल्याण की भूमिका इनकी हो जाएगी। अब देखिए, जब हम लोगों को यहाँ तक की बात क्लियर हो गई कि लोक सेवक का मुख्य काम होता है जन कल्याण, तो इसके आगे जन कल्याण लोक सेवक करता कैसे है? पहली बात है, नीतियों का अनुपालन करके, यानी नीतियों को लागू करके ये जन कल्याण करते हैं। दूसरी बात है, जो क्षेत्र है उसमें जो भी समस्याएं हैं उनको सरकार तक पहुंचाते हैं, यानी कि मान लीजिए किसानों की किसी क्षेत्र में कुछ समस्या है, मजदूरों की समस्या है, तो इसको ये फाइल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार को पता चलता है कि अच्छा, किसी क्षेत्र में लोगों की ये समस्याएं हैं और फिर सरकार उसके मुताबिक जो है नीतियां बनाती है। तो सिविल सेवक दो तरह से काम कर रहा है। एक तो ऊपर से जो सरकार की तरफ से नीतियां आई उसको सिविल सेवक नीचे फिर लागू कर रहा है, और दूसरी तरफ जो क्षेत्र के लोग हैं, किसान मजदूर जो भी लोग हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें सरकार तक पहुंचा रहा है, जिससे कि सरकार उनके ऊपर सही नीतियां बना सके। तो इस तरह से सिविल सेवक कुछ मुख्य मुख्य काम करता है। और इस तरह से जो काम करता है उसका उद्देश्य क्या होता है? जन कल्याण को सुनिश्चित करना। अब देखिए, 150 वर्ड्स आपको केवल लिखना थे, और अगर आपके पास ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है जो कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो आप इसका आंसर लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, लोक निधियों का प्रभावी उपयोग विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निर्णायक है। लोक निधियों के अल्प उपयोग और दुरुपयोग के कारणों का समालोचनात्मक परीक्षण करते हुए उनके निहितार्थों की समीक्षा कीजिए। देखिए, यहाँ पर बस एक चैलेंज है, आपको ये समझना होगा कि जो पहला वाक्य दिया है ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे बस इतना बताया गया है पहले वाक्य में कि अगर आप लोक निधियों का सही से प्रयोग नहीं करेंगे तो जो विकास के लक्ष्य हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। यानी लोक निधियों का सही उपयोग करना जो है विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यहाँ पे केवल एक सेंटेंस है। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि लोक निधियों के अल्प उपयोग और दुरुपयोग के कारणों का समालोचनात्मक परीक्षण करते हुए उनके निहितार्थों की समीक्षा कीजिए। तो पहला काम क्या करना होगा कि जो लोक निधियां होती हैं, देखिए सिविल सेवाओं की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है वो समझता है कि लोक निधियां क्या होती हैं।
तो आपको बताना होगा कि जो लोक निधियां हैं, यानी कि मान लीजिए नगर पालिका के पास जो विकास के लिए पैसा है, ग्राम पंचायत के पास है, या सरकार के अलग अलग जो विभाग होते हैं उनके पास है, तो उन विभागों को जो पैसा दिया गया है विकास के लिए, उसका जो ये विभाग कम उपयोग कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 करोड़ रुपए आया और उपयोग हुआ केवल 10 लाख रुपए, बाकी का 90 लाख पड़ा रह गया। तो अल्प उपयोग या दुरुपयोग, यानी कि दूसरी चीज हो गई, ये तो देखिए अल्प उपयोग हो गया। दुरुपयोग क्या हो गया कि 90 लाख खर्च हुआ, सड़क बनी, लेकिन सड़क ऐसी बनी जो चलने के लायक ही नहीं है, यानी कि दुरुपयोग हो गया। तो इसके हमें कारण बताने हैं कि ऐसा क्यों होता है, और इसका समालोचनात्मक परीक्षण करना है, और फिर इसके निहितार्थ क्या होते हैं इसकी हमें समीक्षा करना है। और ये सब करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमारी शब्द सीमा 150 शब्द है, यानी कि हमें 150 160 इस सीमा को क्रॉस नहीं करना है। तो अब देखिए समझते हैं कि इसका आप उत्तर कैसे दे सकते हैं। तो मान लेते हैं, देखिए जब भी आप ऐसा कोई उत्तर दे रहे हैं, तो अपने दिमाग में कोई इंस्टीट्यूशन मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि नगर पालिका है। नगर पालिका के पास कोई पैसा आता है जिसको यहाँ पे खर्च किया जाना है शहर के विकास के लिए। अब देखिए होता क्या है कि ये नगर पालिका में जो पैसा है, मान लेते हैं ये कुछ खर्च नहीं हो पाता है, या फिर खर्च होता भी है तो इसका सही से उपयोग नहीं होता है, दुरुपयोग होता है। तो इसके पीछे के कारण क्या हैं? जाहिर सी बात है, इसके पीछे 3 कारण होते हैं देखिए, जो मुख्य होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर नहीं दे रहे हैं, यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि एक्ट और संविधान के नियम कानून, इन चीजों को, अनुच्छेद, इन चीजों को आपको नहीं बताना है। आप थोड़ा सा रेफरेंस दे सकते हैं पॉलिटिकल साइंस का, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि आपका आंसर जो है वो जीएस पेपर 4 का लगे, ना कि जीएस पेपर 2 का। तो देखिए क्या है, पहली चीज तो होना चाहिए जो पारदर्शिता। पारदर्शिता मतलब कहाँ पर पैसा खर्च हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, किसको पैसा दिया गया था, किस तरह से खर्च हुआ, यानी कि हर चीज की पारदर्शिता होना चाहिए, लोगों के पास इसकी जानकारी होना चाहिए। तो पहली जो पारदर्शिता की कमी है, ये एक मुख्य कारण होता है कि जो पब्लिक फंड है, जो ये लोक निधियां हैं, इसका सही उपयोग नहीं होता है। दूसरी चीज क्या हो गई, उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व तय नहीं होता है, यानी कि मान लीजिए आपके जो विभाग है, जैसे नगर पालिका की बात की, तो मान लेते हैं जैसे नगर पालिका में 10 करोड़ रुपए आया और इसे नगर पालिका को खर्च करना है, लेकिन इसका उत्तरदायित्व किन लोगों पे है, यानी कि अगर ये पैसा खर्च नहीं हुआ तो इसके लिए किन्हें उत्तरदायी माना जाएगा, जिसे कहते हैं जिम्मेदार कौन होगा। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ये जिम्मेदारी तय नहीं होती है। अगर ये जिम्मेदारी तय हो कि किसको पैसा खर्च करना है, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। और तीसरी चीज है जवाबदेही। अब देखिए आपने क्या किया, उत्तरदायित्व भी तय कर दिया। मान लीजिए आपने कहा कि जो इंजीनियर हैं उनके ऊपर इसका, इस प्रोजेक्ट का पूरा भार है और वही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो अब क्या होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए। मान लीजिए एक इंजीनियर है जिन्होंने रोड बनाई, अपने निर्देशन में रोड को बनवाया, पर रोड सही से नहीं बन पाई, तो इनकी बाकायदा जवाबदेही होना चाहिए कि भाई आपको जो पब्लिक फंड दिया गया था आप इसका सही से उपयोग क्यों नहीं कर पाए। हम आपको जो सैलरी देते हैं वो इसलिए देते हैं कि आप इसका सही उपयोग करें, जन कल्याण हो, लेकिन जब आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप बताइए फिर आपको सैलरी क्यों दी जाए। तो जब ये जवाबदेही तय होती है, तो जो विभाग है उसके अंदर एक, कह लीजिए कि संवेदनशीलता बनी रहती है कि अगर काम सही से नहीं हुआ तो निश्चित रूप से हमको इसका उत्तर देना होगा। तो ये कुछ सामान्य सी चीजें हैं जिनको लिख के आप बता सकते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं, यानी कि लोक निधियों के अल्प प्रयोग या दुरुपयोग के कारण क्या होते हैं, कि पारदर्शिता नहीं है, उत्तरदायित्व नहीं है, जवाबदेही नहीं है। फिर देखिए इसके परिणाम क्या होते हैं, तो जाहिर सी बात है पहले ही सेंटेंस में बता दिया गया है कि परिणाम क्या होते हैं, विकास के लक्ष्य नहीं मिल पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, अगर ठीक से काम नहीं करेगी तो लोगों को सही से अनाज नहीं मिल पाएगा, सड़क सही नहीं होंगी तो भी देश का विकास नहीं हो पाएगा। यानी कि इस चीज को लिखना कोई बड़ी चीज नहीं है कि इसके क्या क्या परिणाम होते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है अंतःकरण का संकट। अंतःकरण का संकट का क्या अभिप्राय है, सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में ये किस प्रकार अभिव्यक्त होता है। अब देखिए इसकी किसी बनी बनाई परिभाषा पे ना जाके मैं आपको एक मूवी के एग्जांपल से इसे समझाता हूँ। देखिए अंतःकरण का संकट क्या है, मान लीजिए आप एक पद पर बैठे हैं और आपको पता है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन जो गलत हो रहा है वो नियम के मुताबिक हो रहा है। जैसे कि एक गरीब व्यक्ति है मान लीजिए, इस गरीब व्यक्ति को राशन मिलना चाहिए,
लेकिन क्योंकि अभी इसके पास राशन कार्ड नहीं है, अभी इसका राशन कार्ड बनने में कुछ दिन लगेंगे, तो इस वजह से अभी इसको राशन नहीं मिल पा रहा है। तो नियम के हिसाब से तो ये सही हो रहा है क्योंकि इसके पास राशन कार्ड नहीं है तो राशन नहीं मिल रहा है। लेकिन आपका अंतःकरण कहेगा कि ये चीज गलत हो रही है क्योंकि इसको इसकी जो जरूरत है वो है, ये जो लाभार्थी के लिए श्रेणी तय की गई है उस श्रेणी में आता है। तो ये अंतःकरण का संकट हो गया। देखिए अगर हम लोग मूवी की बात करें, तो एक मूवी आपने देखी होगी, जॉली एलएलबी आई थी। इसमें जो जज होते हैं वो ये कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि हमारे सामने सही साक्ष्य नहीं आते हैं, और ऐसे में जो आरोपी है उसको हमें छोड़ना पड़ता है, यानी कि आरोपी छूट जाता है। लेकिन ये जज खुद कहते हैं कि हमें भी पता होता है कि ये जो आरोपी है इसी ने अपराध किया है, ये गलत है। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि हमारे पास साक्ष्य सही से नहीं आते हैं, तो हमें आरोपी को छोड़ना पड़ता है। तो ये क्या है, ये एक जज के अंतःकरण का संकट है जिसका उन्हें सामना करना होता है। अब देखिए अगर अंतःकरण को थोड़ा-सा मैं और आपके लिए डिफाइन करूँ, तो कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत ही कह लीजिए अमानवीय व्यवहार करता है, अमानवीय तरह का व्यवहार करता है जब, तो ऐसा नहीं है कि नियम कानून के तहत आपके अंदर उसके लिए गुस्सा आता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई कानून है कि आपको उससे गुस्सा होना चाहिए इसलिए आप होते हैं। ये आपका अंतःकरण होता है जिसकी वजह से आपको उसके ऊपर बहुत ही कह लीजिए रोष हो जाता है, आपको उससे कुछ घृणा सी हो जाती है। तो यही हमारा अंतःकरण होता है। एक तो होते हैं नियम कानून, जैसे कि रोड पे बाईं ओर चलना। ये एक नियम बना दिया गया है तो नियम की वजह से हम बाईं ओर चल रहे हैं। दूसरा होता है अंतःकरण। अंतःकरण क्या होता है, जैसे रोड पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है, अब आपके ऊपर कोई कानूनी आपके ऊपर कह लीजिए दबाव नहीं है कि आप उसकी मदद करें ही। नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका अंतःकरण आपसे क्या कहेगा कि आपको मदद करना चाहिए। अब देखिए सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में ये किस प्रकार अभिव्यक्त होता है। मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल अभी दिए, जैसे कि मैंने आपको एक जज का एग्जाम्पल दिया। इसी तरह से जब भी आप देखिए किसी नीति का अनुपालन कर रहे होंगे, यानी जब भी आप किसी ऐसे पद पे होंगे जहां नीतियों को लागू करना है, वहां पे अंतःकरण का संकट आपके सामने जरूर आएगा। जैसे कि अभी देखिए आपको याद होगा कि कहा गया था कि जो रेलवे लाइन है उसके किनारे जो स्लम एरिया है, जो झोपड़पट्टी है, उनको हटाया जाना है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जब आप किसी के घरों को तोड़ेंगे भले ही वो गैर कानूनी हो, तो जब आप इन गैर कानूनी घरों को तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आप घरों को ही तोड़ रहे हैं। कुछ लोग बेघर हो जाएंगे या फिर अगर नई जगह जाएंगे भी तो उनको बहुत ज्यादा समस्याएं होंगी। तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक अंतःकरण का संकट आएगा जबकि आप नीतियों का अनुपालन कर रहे हैं। तो इस तरह के आप चाहें जितने एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं, इस तरह के एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं होती है। फिर देखिए आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं आज के, लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य का अनिष्पादन भ्रष्टाचार का एक रूप है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर की तर्क संगत व्याख्या करें। अब देखिए जनरली भ्रष्टाचार क्या होता है, आपको सरकार ने कुछ शक्तियां दी हैं, लोक सेवक हैं आप, तो आप अपनी शक्ति देखिए, लोक सेवक की शक्तियों का स्रोत कौन होगा, सरकार, यानी सरकार ने उसे बैठाला है और वेतन दिया है और साथ में कुछ शक्तियां दी हैं। इन शक्तियों को क्यों दिया गया है, जिससे वो जन कल्याण कर सके। लेकिन जब वो जन कल्याण की जगह अपना कल्याण करने लगता है, यानी कि जब लोक सेवक निजी हित में इन शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है, तो इसे हम लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जिस लिए आपको शक्तियां दी गई उसका उपयोग आपने उस तरह से ना करके अपने फायदे के लिए किया, तो ये हो गया भ्रष्टाचार। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि फायदे के लिए उपयोग करना तो भ्रष्टाचार है ही। इसके साथ ही अगर आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, यानी अगर आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, कर्तव्य का पालन ना करना, ये भी भ्रष्टाचार है। तो ये देखिए भ्रष्टाचार कैसे होगा। देखिए इस चीज को मैं आपको अच्छे से समझा सकूं इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो कर्तव्य का पालन नहीं करना ये भ्रष्टाचार कैसे होगा, अगर एक सिविल सेवक अपना काम नहीं कर रहा है तो इसको भ्रष्टाचार कैसे कह सकते हैं। देखिए एक सिविल सेवक को कुछ शक्तियां दी गई, उसने शक्तियों का दुरुपयोग किया यानी अपने फायदे के लिए उपयोग किया, तो इसका परिणाम क्या हुआ, जनता को हानि हुई। यानी कि बड़ी बात यह नहीं है कि सिविल सेवक ने खुद का लाभ कर लिया, बड़ी बात यह है कि जनता को हानि हुई। जैसे कि आपके पास मान लीजिए अधिकार था नौकरियों के आवंटन का, और आपने क्या किया, जब नौकरियां बांटी लोगों को, तो उसमें भ्रष्टाचार किया, यानी कि आपने कुछ रिश्वत लेके और ऐसे लोगों को नौकरी दे दी जो योग्य नहीं थे। तो इससे अल्टीमेटली हानि किसकी हुई, इससे अंतिम रूप से जो हानि हुई वो जनता की हुई। अच्छा देखिए यही बात सेम यहाँ पे भी आती है। मान लीजिए आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, यानी जब आप अपनी शक्तियों का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं,
तो भी जनता को ही हानि होगी। भले ही आप जो है अपना लाभ के नहीं कर रहे हैं, यानी आप अपने लाभ के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, जो कि यहाँ पूछा गया है, तो उसका भी परिणाम वही होता है जो भ्रष्टाचार का होता है, यानी कि जनता की हानि। तो ऐसे में क्योंकि दोनों चीजों का परिणाम एक ही है, चाहे आप भ्रष्टाचार करें और चाहे आप अपना काम सही से ना करें, यानी आप अपना काम ही ना करें, दोनों का परिणाम जनता की हानि है। तो निश्चित रूप से ये चीज भी एक भ्रष्टाचार में आएगी कि आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। जैसे कि समझते हैं, मान लीजिए आप जिस क्षेत्र में सिविल सेवक हैं, वहां की शिक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व अपने ऊपर है। अब एक चीज तो हो सकती है कि आप शिक्षा व्यवस्था में कुछ करप्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि शिक्षा व्यवस्था में जो सुधारों की जरूरत है, आप अपने फायदे के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं, करप्शन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन सुधारों की जरूरत है उन सुधारों को आप नहीं कर रहे हैं। तो जब आपने अपने फायदे के लिए काम किया तब भी जनता को हानि हुई, और जब आपने सुधारों के लिए कुछ नहीं किया, शिक्षा व्यवस्था क्षेत्र की खराब बनी रही, तो भी जो हानि हुई वो जनता को हुई। तो दोनों ही रूपों में एक तरह से जो व्यक्ति है वो भ्रष्टाचार कर रहा है। तो इस तरह से देखिए, जो इनके क्वेश्चंस होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग से आप आंसर दे सकते हैं।